नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में कुंभ 2027 पर धामी सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री ने कुंभ से जुड़ी 234 करोड़ की 34 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। रविवार को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय देहरादून दौरा। संस्कृति विभाग के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन और बीजेपी। शिक्षा निदेशालय में डायरेक्टर पर हुआ जानलेवा हमला। बीजेपी विधायक के समर्थकों ने दफ्तर में जमकर की तोड़फोड़। विधायक के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। और उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। सितारगंज में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर किया हमला। वन दरोगा के साथ की मारपीट। 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेले से जुड़े 234 करोड़ की 34 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने कुंभ से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को भी परखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा की और अधिकारियों को तय समय पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस साल की चारधाम यात्रा में तीर्थ पुरोहित, स्थानीय व्यापारी और परिवहन से जुड़े लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं ताकि धरातल पर व्यवस्थाएं बेपटरी ना हो सके। 2027 के कुंभ के लिए, कुंभ मेले के लिए यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और माँ गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर के साथ मारपीट हुई और इस घटना में निदेशक गंभीर रूप से घायल हो गए। हंगामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी विधायक के समर्थक ही थे, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा निदेशालय में डायरेक्टर पर जानलेवा हमला। बीजेपी विधायक के समर्थकों ने काटा हंगामा। दफ्तर में लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। अब शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आपको स्पष्ट रूप से देखो। देहरादून स्थित ननूरखेड़ा शिक्षा निदेशालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल पर कुछ लोगों ने उनके कमरे में आकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में निदेशक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हैरानी की बात यह है कि हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थक ही थे। उससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त विधायक भी वहीं मौजूद थे। दरअसल अशासकीय विद्यालय प्रबंधन से जुड़े कुछ सदस्य अपनी मांगों को लेकर बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। इसी दौरान निदेशालय के कर्मचारियों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। विवाद इतना बढ़ा कि शिक्षा निदेशालय का दफ्तर अखाड़ा बन गया। इसी दौरान अचानक ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू हो गई। कुर्सी उठाकर निदेशक की तरफ फेंक दी गई। इस हंगामे में शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल गंभीर रूप से घायल हो गए। विद्यालय का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस तो इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनने केवल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया विद्यालय।
स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। नहीं, कोई बात नहीं थी, आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। विधायक को बंद नहीं किया गया, विधायक ने कमरा बंद किया अंदर, बिल्कुल। उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई थी मुझे, तो लेके यहाँ आ गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक ही अशासकीय विद्यालय प्रबंधन के सदस्यों को लेकर निदेशालय पहुंचे थे और विधायक उमेश कुमार काऊ की मौजूदगी में ही ये पूरी मारपीट हुई है। वहीं इस घटना के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने बीजेपी विधायक उमेश कुमार काऊ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी उठने लगी। जो मुजरिम है उसे गिरफ्तार कर देना चाहिए, कोई भी हो। विधायक है, जो आचरण नियमावली मेरे लिए बनती है विधायक जी के लिए भी बनती है। जो आचरण नियमावली एक सरकारी कर्मचारी के लिए हो, सचिव के लिए हो, मंत्री जी के लिए हो, मुख्यमंत्री जी के लिए, विधायक के लिए अलग थोड़ी है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये आचरण नियमावली, सेवा आचरण नियमावली, सबके अधिकार सबके संरक्षित हैं भैया, हमें भी अधिकार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता में पार्टियां आते जाती रहती हैं, लेकिन कार्मिकों को मंत्रियों से बहुत नज़दीकी ये इसी प्रकार के अंजाम की ओर आगे बढ़ती है। जैसे कि अब थैलीसैंण का भी जो बीओ है उसके भी जो लोग बताते हों ऐसे हालात हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे शिक्षक भाई हैं जो आंदोलित होने की राह पर हैं, वो शिक्षक भाई सरकार इस पक्ष में इस बीच बचाव करेगी, क्योंकि अभी एक तरफ परीक्षाएं हैं और मैंने सुना है कि जो कर्मचारी यूनियन है वो परीक्षाओं का बहिष्कार कर रही है। तत्काल मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और जो भी दोषी हैं, जो विधायक हैं, उन विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें। उस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो और जो परीक्षाएं हैं वो बाधित न हो सके। मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, अन्यथा स्थिति बद से बदतर होने में कोई देर नहीं लगी। वाकई ये मामला बेहद निंदनीय और संवेदनशील है। इस प्रदेश में जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां जाएगी? कानून को अपने हाथ में लेने वाले जब अधिकारी को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो जिम्मेदार पुलिस प्रशासन आम जनता को कैसे सुरक्षा का भरोसा दिला पाएगा? एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ऐसी घटना होना अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है। उत्तराखंड में गैरसैंण को लेकर सियासत हमेशा से होती नजर आई है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस खुद को गैरसैंण का हितैषी बताते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब जब मौका है बजट सत्र का तो सत्ता पक्ष के विधायक गैरसैंण जाने से कतराते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें गैरसैंण जाने में ठंड लग रही है, यानी एक बार फिर से सत्र से पहले ठंड का मुद्दा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण जाने से सत्ता पक्ष के विधायकों का किनारा। हर बार की तरह इस बार भी ठंड को बनाया बहाना। बीजेपी विधायक दिलीप रावत नहीं चढ़ना चाहते पहाड़। माननीयों की ऐसी स्थिति में कैसे होगा गैरसैंण का विकास? गैरसैंण उत्तराखंड की राजनीति का हमेशा से मुख्य केंद्र रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों ने खुद को गैरसैंण का हितैषी बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जब जब गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र की बात होती है तब माननीयों के लिए पहाड़ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। उन्हें ठंड लगने लगती है। साल भर में सिर्फ 1 या 2 बार ही ऐसे मौके आती है जब अस्थायी राजधानी देहरादून से उठकर पूरी सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन पहुंचती है। मगर फिर भी सत्ता पक्ष के विधायक दिलीप रावत ने सुविधाओं का अभाव बताते हुए गैरसैंण से मुंह फेरने का काम किया है। भराड़ीसैंण में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। क्योंकि जहाँ पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहाँ टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और भराड़ीसैंण से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है। आपका कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज़्यादा उचित। माननीय के इस बयान ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने न सिर्फ ठंड की बात कही बल्कि भराड़ीसैंण में विधानसभा की जगह को ही गलत ठहरा दिया है। वहीं इस मसले को लेकर अब बीजेपी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। हरदा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का ख्याल करना चाहिए। ये तर्क समझ में नहीं आया और फिर दिलीप रावत जी को
इस विषय में कुछ बातचीत करनी है तो श्री सतपाल महाराज जी और विजय बहुगुणा जी जो स्थान चयन में इन्वॉल्व थे उनसे बात कर लेनी चाहिए। क्यों क्या सोच के किया, उन्हीं के घर में है, उन्हीं के परिवार में है, बात कर लेनी चाहिए। मगर ये ठंड लगने का तर्क उत्तराखंड में पच नहीं पा रहा है। ये तो भौगोलिक बनावटी ऐसी है, हिमालयी राज्य के रूप में ही इसकी कल्पना की गई है। तो इससे तो आप जो दूर दराज गाँवों में लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी सोच और हमारी समझ और हमारी योजना के दायरे से बाहर हो। दरअसल धामी सरकार ने इस बार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में करवाने का फैसला लिया है। बजट सत्र की तारीख 9 से 13 मार्च तय की गई है। आंकड़े बताते हैं कि गैरसैंण में विधानसभा भवन बनने के बाद अब तक सिर्फ 10 सत्र ही आयोजित किए गए, जो सिर्फ 35 दिन ही चले हैं। और ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं पहाड़ों के विकास की। हैरानी होती है कि 25 साल के उत्तराखंड में गैरसैंण राजनीति का अहम मुद्दा रहा है। समय समय पर राजनीतिक दलों ने गैरसैंण पर अपनी सियासी रोटी सेकने का काम तो किया, लेकिन जब जब धरातल पर उतरने का समय आता है तब तब माननीयों पर ठंड हावी हो जाती है। उधम सिंह नगर में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार अरविंद पांडे ने कुछ ऐसा किया है कि वो न सिर्फ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को मुश्किल में डालने वाले हैं, बल्कि सरकार के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। उधम सिंह नगर में बीजेपी में मचा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि अब बीजेपी के दो गुटों में शीत युद्ध में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी पिस रहे हैं। दरअसल हाल ही में गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर आरोप लगा कि उन्होंने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर रखा है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने बकायदा इस संबंध में एक नोटिस निकाला और ये नोटिस अरविंद पांडे के जरिए कथित तौर पर अतिक्रमण किए गए हिस्से पर चस्पा कर दिया। इस नोटिस के चस्पा होते ही सूबे में हंगामा खड़ा हो गया। अरविंद पांडे के सैकड़ों समर्थक खड़े हो गए। इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। विधायक अरविंद पांडे ने अब एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसने अधिकारियों को ही पसोपेश में डाल दिया है। दरअसल विधायक अरविंद पांडे ने उधम सिंह नगर के अधिकारियों को एक पत्र लिखा है जिसमें उस भूमि को कब्जे में लेने का अनुरोध किया है, जिस पर हाल ही में कथित तौर पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगा और नोटिस चस्पा हुआ। सरकार द्वारा नोटिस लगाया गया कि ये जमीन सरकारी है, हो सकता होगी और हो सकता है कि मेरी जानकारी में या हो सकता है जानकारी में ना भी हो, लेकिन जिम्मेवारी मेरी बनती है। सरकारी आवास पर अगर जो कोई मान लो कि शेड बना होगा या मेरी बाउंड्री वाल बनी होगी या मकान का भी कुछ हिस्सा आता होगा, तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और इसी नाते मैंने शासन को चिट्ठी लिखी है कि कम से कम आके मुझे ये बता दें कि ये ज़मीन सरकारी है, आपने यहाँ गलत निर्माण किया है। तो मैं अपनी भूल ठीक करने के निमित्त और इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो हम अपनी गलती ठीक कर लेंगे। विधायक अरविंद पांडे के इस कदम ने अब उधम सिंह नगर के अधिकारियों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। अगर वो अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो अरविंद पांडे के समर्थकों के नाराज होने का खतरा है। फिर जाहिर है कि ये काम अरविंद पांडे को पॉलिटिकल माइलेज भी देगा और अगर नहीं हटाते हैं तो अपनी ही दी हुई नोटिस को तामील न कर पाने के आरोप सुनने पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि इस घटनाक्रम के बीच सरकार क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब ये माफिया पुलिस प्रशासन तक को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला सितारगंज की रनसाली वन रेंज से सामने आया, जहां अवैध खनन रोकने गए वन दरोगा और वन कर्मचारियों को खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने और उनके साथ मारपीट की है। क्या कुछ पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, माफियाओं को न सरकार न पुलिस का डर। अवैध खनन रोकने गई टीम पर हुए हमलावर, किसकी सह पर माफिया दिखा रहे आंखें। सीएम धामी के गृह जनपद उधम सिंह नगर में ये कैसी जुर्रत। गलती काम मत कर यार।
इस वीडियो को देख कहा जा सकता है कि इन खनन माफियाओं को न तो सरकार का खौफ है और न ही इन्हें पुलिस का डर। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह जनपद होने के बावजूद यहाँ खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि ये माफिया गुंडागर्दी करने पर उतारू हो चुके हैं। दरअसल ये मामला उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज की रनसाली वन रेंज का है, जहां वन विभाग के अधिकारी आरक्षित वन क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जब गश्त टीम कैलाश नदी किनारे पर पहुंची तो आरक्षित वन क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन सामग्री भरी जा रही थी। वन दरोगा ने खनन माफियाओं को कागज दिखाने को कहा तो टीम को कागज वो नहीं दिखा पाए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने खनन से भरे वाहनों को रेंज कार्यालय ले जाने की बात कही, जिस पर आरोपी भड़क गए और फिर उन्होंने वन विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली से उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया। जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने वन दरोगा और वन कर्मचारियों की मौके पर जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, उनकी वर्दी तक फाड़ डाली, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गलती काम मत कर यार। वही ये भी बताया जा रहा है कि इस हंगामे और मारपीट के दौरान वन दरोगा का मोबाइल भी गायब हो गया है, जिसमें विभाग से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज थे। इतना ही नहीं, दबंगों ने वन टीम को झूठे मुकदमों में फंसाने तक की धमकी दे डाली। वन कर्मचारियों ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई और इस पूरे घटनाक्रम के बाद वन विभाग के दरोगा की तहरीर पर सितारगंज पुलिस ने साधु नगर निवासी राजकुमार समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरू की। गलती काम मत कर यार। लेकिन यहाँ आपको ये बता दें कि ये कोई पहला हमला नहीं है जब माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला किया हो। इससे पहले मई 2025 में भी रामनगर में भी कुछ इसी तरह की घटना देखने को मिली थी, जब तराई पश्चिमी वन प्रभाग में खनन माफियाओं के चुंगल में डंपर छुड़ाने गई वन विभाग की टीम पर हमला बोला गया था। और अब एक बार फिर से इस तरह की घटना के बाद अवैध खनन और खनन माफियाओं के बढ़ते हौसलों और प्रशासनिक सख्ती की हकीकत पर सवाल खड़े हो गए हैं। हैरानी इस बात की होती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में ही जब खनन माफिया नदियों को छलनी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को आंखें दिखा रहे हैं, तो बाकी क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। ऐसे हालातों में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इन माफियाओं में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो चुका है। आखिर प्रदेश में कब तक चलती रहेगी इन दबंग माफियाओं की गुंडागर्दी? कब तक ये खनन माफिया कानून व्यवस्था को आंखें दिखाते रहेंगे? आखिर कब लगेगी अवैध खनन और इन माफियाओं पर लगाम? सवाल कई है मगर जवाब में सिर्फ खामोशी। लेकिन अब देखना ये होगा कि खनन माफियाओं के बढ़ते हौसलों पर शासन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाता है या फिर जंगलों में यूं ही ये माफिया और इनके ट्रैक्टरों की गर्जना कानून के डर को कुचलती रहेगी। वहीं खटीमा में 18 फरवरी को ही बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी ने बताया है कि हत्यारोपी बुजुर्ग महिला का भतीजा ही है। आरोपी ने चंद पैसों के लालच में इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कबूल लिया है कि उसने महिला का मफलर से गला दबाकर हत्या की थी। दम घुटने की वजह से ही उसकी मौत हो गई थी। एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और आरएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहां पर गहनता से जांच की और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहां पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया, जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है। तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया, जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसकी दबिश करके इसकी गिरफ्तारी की टीम का गठन किया गया था। इसको झनकट क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया।
रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा समाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार 2 व्यक्तियों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं मंगलोर सीओ अभियान चौधरी ने बताया कि मृतक रुड़की के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के लिए जा रहे थे। डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जब मौके पर पुलिस वहां पहुंची तो एक ऑल्टो गाड़ी जिसका नंबर UK 17W8001 था, तो वहां वो क्षतिग्रस्त अवस्था में थी। उसमें 2 लोग थे, दोनों लोग रुड़की के रहने वाले थे और जब तक पुलिस पहुंची तब तक दोनों लोग एक्सपायर हो चुके थे और उनको जो है एम्बुलेंस से फिर मतलब हॉस्पिटल भिजवाया गया। हाँ, गाड़ी को निकाल के और जो है थाने में दाखिल कर दिया गया है। उसमें टेक्निकल मुआयना किया जा रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। हरिद्वार में कुंभ 2027 पर धामी सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री ने कुंभ से जुड़ी 234 करोड़ की 34 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। रविवार को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय देहरादून दौरा। संस्कृति विभाग के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन और बीजेपी। शिक्षा निदेशालय में डायरेक्टर पर हुआ जानलेवा हमला। बीजेपी विधायक के समर्थकों ने दफ्तर में जमकर की तोड़फोड़। विधायक के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। और उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। सितारगंज में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर किया हमला। वन दरोगा के साथ की मारपीट। 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज।